So now you can ask your हिजामा क्वेश्चन जो जो अगर आपको हिजामा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ हुसना, हाँ पूछिए आप हुसना। हाँ सर, सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जब हिजामा करते हैं ना तो मोस्टली ना पेशेंट ब्लड तो आ जाता है कोई कोई पेशेंट को। बट इन दैट में ना मतलब कोई पेशेंट ऐसे जिनका रेड हो जाता है काफी ज्यादा लेकिन ब्लड नहीं आता उसमें से, ऐसा क्यों? वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई ब्लड क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे वो जगह आंसर देने थोड़ा सा ये हो जाता है। अच्छा तो देखिए, पहली बात तो ये समझना है हम लोगों को कि ब्लड जो आता है हिजामा के अंदर, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हर जगह से बहुत ज्यादा ब्लड आए। ठीक है। ब्लड तभी ही ज्यादा आएगा जब उस कैपिलरीज में ब्लड होंगे। ब्लड में भी, जो कैपिलरीज में भी जो ब्लड होता है वो खुद भी सर्कुलेट होता है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपने कोई पॉइंट को डाला हो और वहां से खून नहीं निकला हो, तो बेसिकली ये है कि उस कैपिलरीज में सर्कुलेशन अच्छा है ऑलरेडी, और आप उसके अंदर और ज्यादा भी डीप कट मारोगे, बिकॉज क्या होता है, पेशेंट को खून देखना होता है, या खून देख उनको ये एक माइंडसेट हो गया है कि हिजामा में खून निकलता ही है। तो आप उसके चक्कर में हाँ। डीप कट मारने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि बस एपिडर्मिस को काटना और उस एपिडर्मिस के अंदर जो भी कैपिलरीज है वो कैपिलरीज को ब्रेक करके निकाल देना। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि कैपिलरीज में भी जो सर्कुलेशन होता है वो भी एक चीज है, और जरूरी नहीं कि आप हर जगह जहां से हिजामा करो वहां से खून निकले ही। जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की है, जो आपको हम लोगों ने समझाई है, उसके अंदर सिर्फ एपिडर्मिस को काटना है, वरना काटने के लिए तो लोग एपिडर्मिस तक भी काट लेते हैं। और ऑब्वियसली डर्मिस तक जब आप काटोगे तो आप नीचे की आर्टरीज और वेन्स को भी डैमेज कर रहे हो, और उन सारी लेयर तक डैमेज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको खून ज्यादा निकलेगा, बस वो टेक्निक रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। आप एक बैड एक्सपीरियंस दे देते हो। तो पेशेंट को ये समझाना जरूरी है कि हर जगह से खून निकले, ये कोई रूल नहीं है हिजामा के अंदर। इधर आ जाओ, इधर। ओके। ओके, हुसना आपका जवाब मिल गया आपको कि? यस सर। ओके, और कोई सवाल पूछना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पिगमेंटेशन के लिए फेस पर क्या हम हिजामा कर मतलब कब कर सकते हैं? देखिए, पिगमेंटेशन के लिए आप फेशियल कपिंग कर सकते हो, हिजामा भी कर सकते हो। पर पिगमेंटेशन, जैसे आप लोगों को पता है कि उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आप उसके अंदर अगर केमिकल पील का भी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, पर ये है कि हमने जैसे मेलाज्मा भी एक तरीके का पिगमेंटेशन ही होता है, तो हमने देखा कि फेशियल कपिंग से और हिजामा से वो निकल जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है। सो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, और आप उसके अंदर एक रिजल्ट रिजल्ट भी देख सकते हो। पर मैं केमिकल पील इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिकल पील में, क्योंकि हम लोग स्किन का जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है वो भी बाहर आता है धीरे धीरे। क्या होता है, जो जो पिगमेंटेशन फॉर्म है वो फेड होना शुरू होता है, और उसके आगे और पीछे डॉक्टर्स आपको कुछ क्रीम भी रेकमेंड करते हैं जिसकी वजह से वो पिगमेंटेशन जो है वो लाइट हो जाए। तो कभी कभी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, तो बेस्ड ऑन दैट खाली है ना? आप अपने पेशेंट को क्रीम इस्तेमाल करने दे सकते हो। देखने का है ना? तो सर जैसे इसके लिए हम किस तरह सेटिंग कर सकते हैं? जैसे हम हिजामा के लिए 15-20 दिन, तो अगर फेस पे कभी किया जाए तो उसके लिए क्या उसको बोलेंगे पेशेंट को? तो सबसे पहले आप उनको फेशियल कपिंग कराएं, जिसमें आप खून नहीं निकालेंगे उनको। ठीक है। और उसके बाद ही उसका रिजल्ट चेक करें। पहला, सेकेंड सेशन हम ले सकते हैं वेट कपिंग का, जिसमें हम उनको वेट कपिंग करें चेहरे के ऊपर, और थर्ड सेशन हम उनको दे सकते हैं पीलिंग का, और सेकेंड और थर्ड सेशन के बीच में उनको क्रीम इस्तेमाल करने दे सकते हैं, जिसमें ये होगा कि 3 सेशन में इंशाल्लाह उनको उनको उनका पिगमेंटेशन देखेगा कि वो लाइट होता हुआ नजर आएगा। और अब हर ये सेशन आप 15 दिन में कर सकते हो। तो पहला सेशन फेशियल कपिंग, उसके बाद 15 दिन के बाद आप उनको वेट कपिंग करो, और वेट कपिंग के बाद आप उनको क्रीम दीजिए, और उसके बाद लास्ट में केमिकल पील आप करा सकते हैं। अगर आपको केमिकल पील नहीं आता है
तो आपके आसपास में जहाँ होता है वहां उनको भेजिए, या फिर हम लोग का अभी डॉक्टर तमन्ना का ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, तो ऑलमोस्ट शूट तो हो चुका है, आप जब वो आ जाएगा तब वो दे सकते हैं। और जो पील हम लोग इस टाइम सिखाने वाले हैं, ये सारे वो पील है जो नॉन डॉक्टर्स भी कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर। सर जैसे मैंने एक फोटो डाला था अपने बेटे का, एज उसकी 16 है, उसके मैंने हल्का सा मतलब ये कप से किया था, तो उसके ऑलरेडी मतलब उसमें से पस वगैरह निकल रही थी, तो मैंने उसको हल्के से ऐसे ही किया तो उसका रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन अब वो 4-5 महीने से परेशान था, तो अब मम्मी इसमें कट लगा के हिजामा करके सही कर दो, तो लेकिन अभी मैंने नहीं किया क्योंकि 2-3 उसका हो चुका है, अब भी उसके मतलब निशान भी हैं, तो उसके लिए मैं और क्या करूं? देखिए शबनम, सबसे पहले तो हिजामा जब हम चेहरे पे करते हैं तो प्रिकिंग मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, निशान तो चेहरे पे नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि हिजामा एक सर्टन, हिजामा इज नॉट द ट्रीटमेंट, हिजामा इज कैन हेल्प यू टू हेल्प यू विद पिगमेंटेशन। वो हेल्प करता है आपको पिगमेंटेशन, और किस तरीके से दम तो नहीं है ना, अंदर वर्क करता है वो मैंने क्या आपको। करे हुए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अभी आपके बेटे के लिए फेशियल कपिंग या हिजामा कर लिया है ना, तो नेक्स्ट है कि आप, अगर आपके बेटे को हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसकी क्रीम आती है जो उस पिगमेंटेशन को लाइट कर देता है बेसिकली, ठीक है। जो मेलेनिन होता है वो जब डार्क हो जाता है तब जाके पिगमेंटेशन फॉर्म होता है, वो उसको लाइट कर देगा। और उसके बाद आप उसको केमिकल पील के सेशंस करा सकते हो, 3 से 4 सेशन के अंदर पिगमेंटेशन निकल जाता है। और हर टाइम हर चीज के लिए यू कैन नॉट अज्यूम कि हिजामा से वर्क करेगा, ठीक है। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में टाइम लगता है, तो आपको ऑल्टरनेट्स उसके अलावा भी जो जो ट्रीटमेंट होती है वो भी आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को एसिडिटी है तो हम लोग एसिडिटी के लिए हिजामा कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं, पर सिर्फ वही एक रीजन नहीं है कि हिजामा से ही वो ठीक होगा। यू नीड टू कंबाइन 2 थिंग टुगेदर। वेट लॉस करना है तो डाइट और हिजामा से करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। अगर आपको एसिडिटी करना है तो वापस उनकी डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सिर्फ हिजामा से चीजें दुरुस्त नहीं होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस फील्ड के अंदर अगर मसल पेन है तो मसल पेन के अंदर और क्या चीजें वो एक्स्ट्रा हो सकती है, वो लर्न करते हुए पेशेंट को ट्रीट करना है। सब ये सब चल रहा है उसका, लेकिन उसका मतलब जो फायदा हुआ है वो इसी कपिंग से ही हुआ, इस वजह से मैंने इसी को आगे रखा है। आप 4-5 रख महीने से सकते हैं, उसकी डाइट। जी 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 जी, आप रख सकते हैं शबनम उसको, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं बनाना कि सिर्फ हिजामा से ही होगा। आप उसके ऑल्टरनेट्स भी ढूंढकर उनको दे सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक केमिकल पील हाई पिगमेंटेशन के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक फील्ड में, आप वो उसको कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ठीक ओके है। समरीन, यू कैन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला था कि समरीन, जो यू आर इंसिजन में डॉक्टर निदा's सिस्टर राइट? नहीं सर, मैं सादिया की सादिया, ओके। नन। दिल्ली दिल्ली यस सर, मीरठ। अजमान की सिस्टर। मीरठ 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 टीम। यस यस राइट। जी। तो सर मैंने पहले भी एक क्वेश्चन डाला था कि जो हम ये मेथड करते हैं हिजामा का ब्लड निकालने का, तो सर हमारा मतलब इतनी बार भी मतलब इतना ब्लड नहीं आता है जो कि मैं वीडियो में देखती हूँ, या जो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि जली हमारी फॉर्म नहीं हुई है। तो इसमें मतलब क्या, जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनको बीपी की प्रॉब्लम थी और एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनका हिजामा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन से करा पहले। तो उनका इतना ब्लड नहीं निकला, कुछ पॉइंट्स थे लेकिन वो इतना ब्लड नहीं निकलता है सर, मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ब्लड नहीं निकलने का 2 रीजन ही है समरी। या तो आपने कट बहुत ज्यादा सुपरफिशियल मार दिया है जिसके वजह से एक्चुअल में कोई कैपिलरीज कटी नहीं है। ओके। दूसरा ये है कि उस जगह पे उस पेशेंट को उतने मतलब उतना वहां पे सर्कुलेशन ही नहीं है, ब्लड का कोई कंजेशन नहीं है, बेसिकली 2 ही पॉसिबिलिटी है। और लेकिन सर ये नॉर्मल जी। ये नॉर्मल है समरीन। ऐसा फॉर एग्जांपल मैं कुछ पेशेंट को करता हूँ जिसमें समझो हमने 9 कप्स लगाए, तो 6-8 कप्स में अच्छे खून भर जाते हैं और 1-2 के अंदर नहीं भरता है कुछ। अच्छा, ये सबसे ओके। अच्छा इंडिकेशन ये है कि आपको समझना है ना कि वहां पे सर्कुलेशन अच्छा है, तो बेसिकली आप देखोगे
जब आप हिजामा करने जाओगे और वहां पे लिम्फ मतलब एक व्हाइट लिक्विड आना शुरू हो गया, तो आप समझ जाना बेसिकली कि वहां पे कंजेशन है नहीं। और अच्छा, व्हाइट ओके लिम्फ का आने का मतलब ही यही है कि यू हैव टू स्टॉप हिजामा। अभी मैं ओके। जैसे कुछ इयर्स में ये भी नोटिस किया कि अगर आप पेशेंट को सिर्फ ड्राई कपिंग भी कर दो तो भी उनको हम्म। ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, मतलब लिम्फ ऊपर आ ही जाता है। तो ओके। ये डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, और उसके लिए फिर पूरा हम लोगों को डायग्नोसिस करना पड़ता है कि क्या अच्छा। रीजन है वगैरह वगैरह, क्या उनकी हेल्थ का इशू है, उनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, नहीं है, हम्म। डायबिटीज का इशू है। सो पर एक हेल्दी इंडिविजुअल में आप ये समझ लीजिए कि हम्म। अगर आपने कट सही से दिया तो उनको ब्लड निकलेगा। और एक रूल प्लीज बना दीजिए कि हिजामा को ब्लड से इतना लोगों ने एसोसिएट कर दिया है कि अगर उनको आते हैं वो सीधा ये बोलते हैं कि खून ज्यादा नहीं था, तो इस चक्कर में हम लोग ऐसा ना करें कि खून ज्यादा निकालने के चक्कर में कट ज्यादा कर दें, और वो एक यही होता है। हाँ वो एक बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा पेशेंट के लिए, और फिर वो हिजामा से दूर हो जाएगा। यस राइट सर, लेकिन वही है सर, आते हैं तो वही वो देखते हैं कि ब्लड कितना निकाला, क्योंकि वो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि वो फोटो क्लिक करवाते हैं, तो वो हम्म। देखते हैं। करेक्ट, पर वो तो आपकी बात सही है। पर मेरा हमेशा ये रहेगा कि अ, मतलब उनके ट्रेंड के चक्कर में हम अपनी जो नहीं, प्रैक्टिसिंग वो है बात वो सही गलत है नहीं जी। करें। लेकिन सर एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है, ये जो इंस्टा पे हम लोग देखते हैं या ये लोग देखकर हमारे पास आते हैं, तो वो जो जेली फॉर्म होती है सर, इज इट रियल या वो फेक होती है, नहीं वो नहीं, बहुत जेली फॉर्म मोटी सी? होती है, मैं बताता हूँ। जब आपका ब्लड एक अच्छे खासे अमाउंट में आता है तो जी। जब पेशेंट के प्लेटलेट्स अगर हेल्दी है, मतलब एक हम्म। उनके प्लेट्स काफी हेल्दी है, तो वो जेली फॉर्म हो जाती है। मेरे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेशेंट में जेली फॉर्म हो जाती है, क्योंकि जेली फॉर्मेशन का बेसिकली साइंस ये है कि प्लेटलेट्स अच्छे हैं। अगर आप एक ओके। ऐसे पेशेंट को करोगे जो ब्लड थिनर ले रहा है, उसकी जेली कभी फॉर्म नहीं होगी, हाँ राइट। क्योंकि ब्लड हम्म। थिनर के अंदर उसने एंटी प्लेटलेट्स होती है, वो प्लेटलेट्स जी जी। फॉर्मेशन नहीं होता है, और वो इसलिए हम उस पेशेंट को करते भी नहीं है, क्योंकि जेली फॉर्म नहीं हो, मतलब उसका प्लेटलेट काउंट नहीं है। कभी बाय फ्लूक हम लोगों ने कोई वीन्स और आर्टरीज को प्रिक कर दिया तो खून कंटिन्यूस निकलता जाएगा। जी 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 राइट सर। तो जो और जेली सर में प्लेटलेट, हाँ। the best way of doing hijama is from the surgical blade or lancet? देखिए दोनों दोनों दुरुस्त है, दोनों दुरुस्त है, पर मैं रेकमेंड करता हूँ ब्लेड। उसका रीजन ये है, दो रीजन है। एक तो ये कि ब्लेड में शार्पनेस अच्छी होती है और आप बहुत प्यार से एपिडर्मिस लेवल को कट कर सकते हैं। लैंसेट के Okay. अंदर क्योंकि कभी कभी जर्क होता है, मतलब एक झटके से क्या होता है, वो झटके की वजह से वहां पे ना ब्रूजेस हो जाते हैं, एक एक Right, राउंड right. सा एक ब्रूज आ जाता है। दूसरा ये कि उसका फायदा भी ये है लैंसेट का कि आपको कोई निशान नहीं नजर आता है। ब्लेड के अंदर आपको शायद निशान नजर आ जाए, तो पर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एंड आई ऑलवेज टीच ऑल माय स्टूडेंट्स कि आप ब्लेड से करो। और अगर आप Okay, कंफर्टेबल right. नहीं हो ब्लेड से, तो बहुत सारे जी। टूल्स है। अभी डर्मा पेन भी लोग इस्तेमाल करते हैं हिजामा के लिए, हिजामा पेन इस्तेमाल Okay. करते हैं हिजामा के लिए। लोगों ने इंजेक्शन की सिरिंज भी लोग इस्तेमाल करते हैं हिजामा के लिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। मैं और एक और रीजन है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हज्जम के ब्लेड में शिफा होता है, जी एक हदीस जी। आती है। तो इसीलिए मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि ब्लेड से किया जाए। ओके सर। सर। हाँ, जी सर। बोलिए बोलिए सर आपसे। एक चीज है कि मैंने सर क्या करना शुरू करा है, पहले मैंने अपने ऊपर टेस्ट करा होम्योपैथी मेडिसिन, सर जर्मन मेडिसिन जो होती है, तो नाउ आई रिकमेंड टू माय पेशेंट एज वेल। सो इज इट राइट वे ऑफ मतलब डूइंग दैट? हाँ, बट देखिए कुछ कुछ जनरल मेडिसिन होती है जो जनरली लोगों को पता होती है कि इस चीज में हम ये दे सकते हैं, इस चीज में ये दे सकते हैं। तो अगर आपको उसका इल्म है, जैसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल के भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता होती है कि उनको क्या दवा देनी है। इफ यू नो दैट सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स, जो भी आप दवाएं यस उसको सर। दे रहे हो, तो आप दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बट ऑब्वियसली कुछ ड्रग्स और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप रेकमेंड नहीं कर सकते एज अ नॉन डॉक्टर, तो वो राइट सर आप राइट। नहीं कर सकते। और अगर आप कोई दवा दे भी रहे हो तो इट्स बेटर कि आप किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में उस दवा को दीजिए,
खासकर क्या होता है कि जो डिप्रेशन वगैरह के लोग होते हैं तो उनको लोग बहुत नॉर्मल डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट और नींद की दवाई दे देते हैं, विच इज नॉट जी रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू मी। उनका यस सर उनको उनको सिम्टोमेटिक ट्रीट करना सही नहीं होता, उनका कॉज पता करना बहुत जरूरी है। और ऐसे पेशेंट आपके पास जी आ सकते हैं जो कि जी बोलेंगे कि मुझे रातों में नींद नहीं आती है, फला नहीं होता है, और लोग उनको नींद की दवा देते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक हम्म ट्रीटमेंट होता है, हम लोग को कॉज पे वर्क करना चाहिए। तो वी नीड टू राइट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके ओके सर समरी, राइट ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच। फरहानाज मोमिन, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आपको ऐसे ग्रुप पे भी पूछा था, आपने जवाब दिया था कि लम्प्स के लिए ड्राई कपिंग का वो, तो फिर ड्राई कपिंग करना चाहिए किसके लिए? तो लम्प्स के लिए। हाँ, लम्स के लिए। जी, तो क्या वो इफेक्टिव है, मतलब लम्प्स उससे चले जाएंगे या फिर रिड्यूस हो जाएंगे? देखिए, ब्रेस्ट के लम्प्स के लिए जो जो होता है बेसिकली, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे फैट के टिश्यूज भी होते हैं, लिम्फ नोड्स होता है। द रीजन व्हाई आई सेड कि ड्राई कपिंग करो, बिकॉज ये सारी चीजें वो एक्टिवेट कर देगा, मतलब लिम्फ नोड को एक्टिवेट कर देगा, लिम्फ जो फ्लूइड होता है वो उसको भी एक्टिवेट कर देगा। सो बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस कि किसी के ब्रेस्ट के लम्प्स उसमें ठीक होंगे कि नहीं होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ ड्राई कपिंग इट कैन रियली हेल्प कि ब्रेस्ट के लम्प्स वो ठीक कर दें। ऑब्वियसली पर सक्शन जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो एक आप मीडियम या वीक के हिसाब से कर सकते हो उसको। एंड आई थिंक देखो, एक चीज होती है ना साइंस, आपको अगर आप साइंस पता हो तो आपको पता है कि ये चीज को ठीक कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू द ड्राई कपिंग साइंस वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को जब कोई सूजन होती है तो सूजन पे भी लोग हिजामा कर देते हैं और वो वर्क कर लेता है। तो उसी तरीके से क्यों वर्क करता है, क्योंकि उसका भी एक बैकग्राउंड में साइंस चलता है, क्योंकि वो पेन रिलीवर है हमारा हिजामा, तो वो पेन रिलीफ कर देता है, लोगों को लगता है ठीक हो जाता है, फिर बॉडी उसको खुद ब खुद ठीक करती है, तो वो उस टाइम के लिए पेन को रिलीफ कर देता है, और बॉडी की खुद की एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, वो खुद चीजों को दुरुस्त कर देता है। तो जी, आप ट्राई कर सकते हैं, और मेरा ऐसा उम्मीद है कि वो उसको रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। तो किसी ने ऐसा भी कहा सर कि वेट कपिंग भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं? हाँ, उसमें वेट कपिंग भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वहां पर कोई इशू नहीं है, पर पहले आप ड्राई कपिंग ट्राई करें और कोशिश करें। हर जगह पे आप वेट कपिंग करना मैं नहीं समझता हूँ कि सही है। आप वेट कपिंग से पहले ड्राई कपिंग का इस्तेमाल करना सीखें, और अगर उससे रिजल्ट नहीं बनता है तो आप वेट कपिंग कर सकते हैं। देखिए, वेट कपिंग बेसिकली क्या करता है ना, ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। जी, अब जो एरिया में ब्लड मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो डीएक्टिवेटेड एरिया है वहां पे एक्टिवेशन हो जाती है, ब्लड आता है अपनी हीलिंग पावर को लेकर खुद के साथ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑब्वियसली चीजें दुरुस्त हो जाती है वहां पर। तो इसीलिए पहले ड्राई कपिंग और उसके बाद वेट कपिंग। ठीक। जज़ाकल्लाह। ओके तस्नीम, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो तस्नीम। ओके जुमाना, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके कभी पेशेंट्स आते हैं लाइक वी सेड खून निकलता नहीं है एंड देन आई टेल देम दैट द मेरिडियंस आर ओपनिंग यू नो व्हेन यू डू कपिंग तो मेरिडियंस खुल जाते हैं डोंट कंसंट्रेट ऑन द ब्लड इट्स ओके सो इज इट फाइन इज दिस रिप्लाई फाइन या समझ आ रही है नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। नहीं जब कपिंग करते हैं तो ब्लड इतना नहीं निकलता ओके so then I tell them that because the meridians are opening and it's not necessary focus mat karo blood ke upar maybe you don't have that much toxin or deoxygenated blood itna stagnant nahi hua wahan pe so that's the reason maybe the blood is not coming too much don't concentrate on them and lekin aapki meridian khul rahi hai so is this a correct reply Yes, Jumana, because I think you know a little bit of acupuncture. I'm assuming that. So basically, because I'm an acupuncturist as well. So what happened exactly in acupuncture is that acupuncture में तो हम लोग blood नहीं निकालते. Acupuncture is all about energy play. ठीक है? तो बॉडी के अंदर जो QI का प्ले है, तो बेसिकली जब हम कहीं पे हिजामा करते हैं तो
वो दोनों तरीके से वर्क करता है, एज अ एक्यूपंक्चर एज वेल, और हिजामा से कंजेस्टेड ब्लड, मतलब आप एनर्जी भी, उस जो कंजेशन है उसको भी निकालते हो, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के अंदर आप उसको भी निकालते हो. सो यस, यू कैन, वट एवर यू आर टेलिंग मेक सेंस एंड यू कैन गिव दैट आंसर कि जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है, भले खून नहीं निकला हो, पर उस एक्यूपंक्चर पॉइंट पे आपका कंजेशन अगर एनर्जी का था तो वो भी रिलीज हो गया है, और आपको वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी नहीं है, तो उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. सो यस, यू कैन गिव दैट आंसर एंड इट मेक्स सेंस टू द ऑल द, हम जो एक्यूपंक्चर करता है वो इस बात को समझेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हो. बेसिकली की चैनल्स होते हैं मेरिडियंस, उनका ये बोलना होता है कि हर एक, बेसिकली एक्यूपंक्चर को ना एक बहुत सिंपल, इसमें आप ये समझिए कि जैसे रोड होता है, रोड के नीचे पाइपलाइन गई हुई है, ठीक है, तो अगर उस पाइपलाइन में कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उस ब्लॉकेज को निकाल देते हैं, ठीक है, और उस ब्लॉकेज को निकालने के बाद फिर वापस उस ड्रेनेज का सिस्टम सही हो जाता है, ठीक है. तो वो ड्रेनेज का सिस्टम सही कब होता है, जब वो ब्लॉकेज को हटाते हैं. तो ये चीज हम एक्यूपंक्चर में करते हैं और यही चीज हम हिजामा में करते हैं. Okay. Okay. This is what I Second, can. Yes, second question. Yes. Second, जो मैंने एक सवाल पूछा था, सिस्ट है किसी को and the girl is pregnant I think 1 महीने से. So did I understand correct? उनको पीछे dry cupping और massage cupping करनी है. That's what I understood. Correct? I didn't do it yet. कि मुझे clear करना था. So will that work on the shoulder cyst? Okay, Already so, surgery हो चुकी है एक बार, but ये वापस आया है. तो आपका सवाल बेसिकली ये है कि एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है 1 मंथ, और इनके पीछे बैक में एक सिस्ट है और वो ऑलरेडी उसका ऑपरेशन हो चुका है, तो क्या हम उसके ऊपर हिजामा या कपिंग कर सकते हैं. तो मैंने आपको ग्रुप में बोला था कि आप वेट कपिंग मत करिए, आप ड्राई कपिंग या मूविंग कपिंग कर सकते हैं. वेट कपिंग नहीं करने का एक बहुत बड़ा रीजन भी मैंने बताया था कि देयर इज अ चांसेस ऑफ मिस कैरेज, और हो सकता है कि मिस कैरेज कोई और रीजन से भी हो, नॉट बिकॉज ऑफ हिजामा, बट क्या होता है कि देयर आर केसेस वेयर ना पीपल कैन पुट अ ब्लेम ऑन यू और द प्रैक्टिशनर कि इन्होंने हिजामा किया एंड इसकी वजह से मिसकैरेज हुआ. सो आई विल टेल यू एन एग्जांपल. इन माय सर्कल देयर वाज एन एक्यूपंक्चरिस्ट जो किसी पेशेंट को एक्यूपंक्चर लगाने गए, तो उन्होंने जैसे नीडल डाली पेशेंट को अटैक आ गया, और अटैक आ गया एंड उनको हॉस्पिटल लेके गया गया, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ इनके साथ, तो उन्होंने बताया कि ये एक्यूपंक्चर करा रहे थे, नीडल जैसे बॉडी में डाला, इनको अटैक आ गया. एंड एवरीबडी वाज इन द पिक्चर कि इनके नीडल डालने की वजह से इनको अटैक आया है, इनको पकड़ो, ये रीजन है, इनको पता नहीं, इनको एक्यूपंक्चर नहीं आता वगैरह वगैरह. एंड देयर वाज अ केस इसके ऊपर. फिर मेडिकली उनको प्रूफ करना पड़ा कि एक्यूपंक्चर की नीडल डालने से कोई अटैक नहीं आता है, और फिर कई लोगों ने, एक्यूपंक्चरिस्ट ने और डॉक्टर्स ने जब इस बात को अप्रूव किया कि नहीं अटैक पहले से ही था उनको और उस मूवमेंट पे आ गया था, इसीलिए लोगों को लगा कि वो उस एक्यूपंक्चरिस्ट के ऊपर ब्लेम डाल दिया. सो दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग कि अवॉइड करो ऐसे पेशेंट को जिसका रिस्क आपके ऊपर आ सकता है, बिकॉज मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर आपका केस बन जाएगा. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, आप बाहर जो कंट्री में रहते हैं देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल. Exactly. सो इंडिया में तो आई मीन यू कैन डू ऑल सेटिंग बट आउटसाइड इज नॉट पॉसिबल. सो Exactly. I'm in Kuwait और यहाँ पे difficult है बहुत ही. So that is the reason I Okay. say कि avoid these kind of patient जहाँ पे ना even if you do हिजामा और हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, पर हो सकता है कि उस बीच में कोई और रीजन से उनका मिसकैरेज हो गया ना, people will blame you. Exactly. Okay. And I would, yeah, and that is the reason you should not avoid doing certain cases. Like I say always that non-doctor should not treat above 65 and below 10, below 12. The reason behind is the same. We say if anything happens, all blame is on us. Okay. Thank you, sir. Okay, जुमाना, yeah, thank you. इब्राहिम, आप सवाल पूछ सकते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सर ऑस्ट्रोपेनिया पेशेंट है एक, उनको मैं
वेट कपिंग ड्राई कपिंग जो भी किया, उसके साथ मल्टीविटामिन वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खाने को कहा। उन्होंने इससे पहले जो डॉक्टर को बता रहे थे, उन्होंने खाली पेन किलर्स वगैरह लेने को कह रहे थे, ट्रेमेजोल, डिक्लोफेनाक वगैरह। तो उनको जब इंजेक्शन लिए, जब भी थोड़ा पेन रिलीफ दिख रहा, उसके बाद फिर पेन हो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके ऐसे बोले कि ऐसा ऐसा है, हिजामे से कर सकते क्या? मैं बोला हिजामे के साथ डाइट भी लेना पड़ता है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सेशन में आधे से ज्यादा रिलीफ मिल गया है उनको। तो अभी सर कितने सेशन करना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन। और ये बहुत कॉमन है, हालांकि कुछ लोग जो आए हैं उनको मैं बता चुका हूँ कि सेशन की जब बात होती है ना, वेरी गुड क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नॉलेज सबको हो जाए आप लोगों को। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपके पास पेशेंट आते हैं बहुत सारी सवालों को लेकर, इसको लेकर कि कैसा होगा, कितना सेशन होगा। तो पहला रूल ये है कि पहले मिनिमम होना चाहिए हमारे पास सिर्फ 3 सेशन, और मैक्सिमम हमारे पास होना चाहिए 7 सेशन। मतलब 3 सेशन मतलब 3 महीने, और 7 सेशन मतलब 7 महीने। आप यू शुड नॉट गो बियॉन्ड 7 मंथ्स, ठीक है। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सीवियर है और वो बहुत ज्यादा उसके अंदर मेडिकल चीजें समझना जरूरी है, तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा हिजामा को डाइट के साथ, हिजामा को किसी और एक्सरसाइज के साथ, हिजामा को काउंसलिंग के साथ, हिजामा को साइकोलॉजी के साथ, बेस्ड ऑन द मेडिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि 3 सेशन मिनिमम और 7 सेशन मैक्सिमम। उसमें भी बिकॉज ऑल सब लोग इस मेडिकल फील्ड से नहीं होते, नॉन डॉक्टर्स होते हैं। इवन डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई पेशेंट कोई बीमारी लेकर आ जाए और उस डॉक्टर को उस वक्त नहीं समझा, और नॉन डॉक्टर्स को बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि उसको पता ही नहीं ये प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से हम लोगों को लोग डाउट पूछते हैं। तो पहला रूल ये है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आए ना, उनको पहले रूल है कि जनरल बॉडी डिटॉक्स आप दो। जनरल बॉडी डिटॉक्स बेसिकली आप उनको समझा सकते हो कि हिजामा का सबसे पहला सेशन होता है जनरल बॉडी डिटॉक्स। जनरल बॉडी डिटॉक्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम सारे मेन ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। मेन ऑर्गन्स को टारगेट करने का मतलब ये है कि आप हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, इन सब के पॉइंट्स को कवर करते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन वी डू जनरल डिटॉक्स? जनरल डिटॉक्स करने पर अगर आप थोड़ी पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि बॉडी में ना 4-5 ऑर्गन्स हैं जो डिटॉक्स का काम करती हैं। जो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ये ऑलरेडी डिटॉक्स ऑर्गन्स हैं। पुराने लोगों का कहना है कि अगर ये 4 ऑर्गन्स अच्छे से चलेंगे ना, तो बाकी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से चलेंगे। तो ना यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग पहला सेशन डिटॉक्स वाला देते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, विच मेक्स दीज ऑर्गन्स मोर एफिशिएंट। मतलब इनका डिटॉक्स का करने का पावर और बढ़ जाता है। तो सबसे पहला सेशन है कि आप डिटॉक्सिफिकेशन कराएं। देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, कि भाई अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, अच्छा मुझे तो नहीं पता, चलो मैं ग्रुप में पूछ लूं, किसी डॉक्टर को पूछ लूं। देन यू कैन धीरे धीरे यू कैन आस्क द पीपल। बट एक होता है हिजामा प्लान। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे डाइटिशियंस भी हैं जो ये करते हैं। तो डाइटिशियंस के लिए एक अपर हैंड है कि डाइटिशियन को पता है कि ये बीमारी में उसको ये डाइट देना है, तो डाइटिशियन उस हिजामा सेशन के साथ अपने डाइट को मिला सकते हैं। ट्रेनर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करवा सकते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिजामा को आपको क्लब करना ही पड़ेगा कि और चीजों के साथ। पर अगर आपको सिर्फ हिजामा प्लान देना है तो हिजामा प्लान होना चाहिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 से ज्यादा आप नहीं जा सकते। 7 महीने से ज्यादा आप हिजामा लोगों को नहीं कर सकते। और बेफिजूल मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि बेफिजूल लोगों को हिजामा आप रेकमेंड नहीं करें जहाँ उनको जरूरत नहीं है। दैट विल मेक आप पेशेंट का ना वो ट्रस्ट टूट जाता है। ठीक है, आप जितनी जरूरत है आप उतना ही उनको दीजिए। हमने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स में भी कुछ लोगों को देखा है इस तरीके से कि दे आर नॉट डूइंग द फेयर वर्क व्हेन इट कम्स टू हिजामा। ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। इब्राहिम हो शायद मैंने आपका जवाब दे दिया। वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन। तस्नीम, अगर आपको आवाज आ रही है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो।
Hello, can you hear me? Yes. Tasneem. Yeah, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Tasneem How are you? कांदिवली. No, Malad. मलाड. हाँ बोलिए. या मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी बोला कि लिम्फ वो आ जाता है, सो शुड वी डू अनदर सेशन देन विद दैट पर्सन इफ इन फर्स्ट दैट ओनली दैट लिम्फ लिक्विड कम्स? हाँ, सो यस वी कैन डू. अगर पहले सेशन में उनको कोई पॉइंट पे लिम्फ आ गया या वाइट मटेरियल आ गया, फिर आप सोच रहे कि उसी जगह पे क्या हम नेक्स्ट सेशन करना चाहिए? यस करना चाहिए. कोई उसमें वो नहीं है. जरूरी नहीं है कि पहली बार लिम्फ निकला या वहां पे खून नहीं निकला तो सेकेंड टाइम नहीं निकलेगा. ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, हाउ इट इम्पैक्ट्स द बॉडी. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस लेती है या आपकी बॉडी कोई फियर लेती है, आपके सारी कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स श्रिंक होना शुरू हो जाती है. समझते आप? वो ऐसा जी पतला होना शुरू हो जाती है. समझो इतना बड़ा पाइप है तो वो और कम हो जाएगा, जिसके वजह से कंजेशन बढ़ जाता है. ठीक है. दिस इज हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स. ओके, दिस इज हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स टू फियर, स्ट्रेस. हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल जैसे इंक्रीज हो जाता है वो इम्यूनिटी को भी वीक कर देता है. इसीलिए मेरे सेशंस में मैंने काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करवाया लोगों को, ताकि वो ना लोगों की जहनी चीजों को भी समझे. सो यस, आपका जो सवाल है तस्नीम, यस यू कैन ऑब्वियसली यू कैन डू सेशन, बट अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम हो सकता है नेक्स्ट, क्योंकि एक महीने में हो सकता है उनको स्ट्रेस आया हो, उनको कोई फियर आया हो, और वो कोई खुद ब खुद अंदर ही घुट रहे हो. कोई पेशेंट ऐसा होता है वो घुटता है और बोल नहीं पाता. तो उनको हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कुछ आ जाए. ओके. एंड आई एम डूइंग माय हस्बैंड लाइक अराउंड 7 to 8 months हो गया. बेसिक डिटॉक्स ही करती हूँ उनमें, सुनना पॉइंट्स. So should I stop now, as you said कि 7 सेशंस के साथ ज्यादा नहीं करना चाहिए? स्टॉप इन द सेंस, अगर आप उनको जनरल लेवल पे कर रहे हो, लाइक हिजामा बिन सियत कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर 3 महीने में एक बार कर लो, उनको 2 महीने में एक बार करो. दैट्स इट, नो प्रॉब्लम. हिजामा इज अ प्रिवेंटिव मेजर, राइट? आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप उनकी बॉडी को क्लीन रख रहे हो, और ऑब्वियसली जब आप बॉडी को क्लीन रख रहे हो तो आपको कोई बीमारी नहीं हो. तो फॉर जनरल लेवल यू कैन लाइक ट्वाइस, 3 मंथ में एक बार आप दे सकते हो. ओके ना, मतलब 3 months में एक बार इज ना मोर देन एक बार फुल बॉडी डिटॉक्स आप कर दोगे तो दैट इज इनफ. Okay. And my father had a bypass around 6 months back. So can I do him like basic? He might be having this, right? Blood thinner खा रहे होंगे. Yeah, maybe. You need तो to नहीं कर ask him. सकते. Yeah, you need to ask him. He might be having blood thinner. कोई ब्लड थिनर वो रोक, अगर वो उनके डॉक्टर्स को पूछना पड़ेगा आपको कि अगर उनके डॉक्टर दे आर ओके टू लाइक स्टॉप दिस मेडिसिन फॉर 3 days, देन यू कैन डू हिजामा. इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you, Tasneem. Yeah, Sheikh Asma, you can ask. 6 minutes are remaining. Sheikh Asma, you can ask. Okay, Anam, you can ask. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर जैसे मैंने ग्रुप में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे किसी को डर्मेटोफाइटोसिस है या कोई भी स्किन डिजीज है जिसे आम भाषा में दाग बोलते हैं, तो जब हम उनका हिजामा कर रहे हैं तो जिस एरिया में वो है, इन्फेक्टेड एरिया है, तो वहां पे करें या फिर और कहीं पर करें? तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि किसी को अगर स्कैल्प के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, राइट, तो जब हम वहां पे हिजामा करें तो उस एग्जैक्टली पोजीशन पे करें कि कहीं और करें, राइट? तो अनम बेसिकली ये समझ लो कि स्किन इन्फेक्शन कहीं पर भी, स्कैल्प इन्फेक्शन कहीं पर भी आप हिजामा कर सकते हो, पर आपको ये मेक श्योर करना है जहां हैवी इन्फेक्शन है ना वहां ब्लेड नहीं मारोगे. बस आप उसके अराउंड द एरियाज आप ब्लेड मारोगे. मतलब आपने कप लगाया और कप लगाने के बाद आप देख रहे कि इतने सेक्शन में ज्यादा हैवीनेस मतलब दिख रहा है, तो आप उधर ब्लेड नहीं मारोगे, आप उसके आसपास में ब्लेड मारोगे, आप पूरे हेड को कवर कर लोगे. सर जैसे अगर बॉडी पर है, लाइक तो बहुत सारी फीमेल होती हैं जिनके बैक एरिया पे और हिप एरिया पे ज्यादा होता है, तो वहां पे कैसे करना? वो ब्लैक ब्लैक पूरा एक बन जाता है राउंड.
तो वहां पे कर सकते हो वहां कब ब्लेड देखिए, यूज? बेसिक रूल समझिए आप, जहाँ हैवी, जहाँ मतलब हैवी इन्फेक्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ हैवी इन्फेक्शन, मतलब सोरासिस के पेशेंट में होता है, एक्जिमा के पेशेंट में होता है कि आपको दिखता है कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्टिव एक्ने, आप वहां पे मारोगे, हाई चांसेस है कि वो इन्फेक्शन बढ़ जाए। सिमिलरली एनीथिंग जब आप स्किन के लेयर पे करते हो, बिकॉज स्किन की सारी इन्फेक्शन मोस्टली ब्लड की वजह से होती है, ब्लड वहां पे अच्छा हेल्दी फ्लो नहीं हो रहा है इसके लिए होती है। तो आपको क्या करना है, आसपास के एरिया में भी अगर आप प्रिकिंग कर दो और कप लगाकर, तो वो पूरे ब्लड को ले लेता है, वो निकाल लेता है, और जैसे वहां से ब्लड निकलता है, जैसे बताया कि ब्लड निकलते साथ ही दूसरा ब्लड आएगा, तो वह अच्छा ब्लड आता है, वो हीलिंग पावर लेकर आएगा, तो वो उस इतने सारे इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। तो जो हैवी इन्फेक्शन है वो लाइट हो जाता है, और नेक्स्ट सेशन में आप उस लाइट के ऊपर मार सकते हो। हर मतलब पहला सेशन इन्फेक्शन वालों को कम से कम 3 से 5 सेशन होना चाहिए। तो कितने दिन के गैप में? 15 डेज और 1 मंथ? 15 डेज के गैप में या 1 मंथ के गैप में? 1 मंथ के गैप में, मतलब आप 20-25 डेज पकड़ सकते हो, पर 1 मंथ आप रिमेम्बर करने में आसान है, तो 1 मंथ काफी सही टाइम है, बिकॉज कंजेशन निकल जाता है, ब्लड आता है, फिर वो वापस कंजेशन होता है, तो 1 महीने का टाइम काफी है। लोग, मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि लोग 7-7 दिन में हिजामा करते हैं सेम पॉइंट पे, विच इज नॉट रिकमेंडेड। आप 7वें दिन में क्या निकाल रहे हो, 7वें दिन में उसका तो हीलिंग ही हुआ है, सिर्फ 7 दिन के अंदर सिर्फ उसका हीलिंग होता है, उसके बाद तो अभी अच्छा ब्लड आने वाला है, वापस अच्छा ब्लड निकाल के क्या करोगे? सो यू नीड टू टेक टाइम, 1 महीने में 1 सेशन आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। फाइजा, यू कैन आस्क। Sir, I wanted to ask about that LI4 point जो अभी recently discuss हुआ था as a pain point. तो काफी लोगों को कुछ ना कुछ पेन होता ही है जब लोग हिजामा कराने के लिए आते हैं, तो विद द जनरल बॉडी डिटॉक्स अगर वो पॉइंट भी कर दे तो स्टार्ट में हो सकता है क्या, मतलब कर सकते हैं क्या अगर स्मॉलेस्ट कप यूज किया फॉर एग्जाम्पल? देखिए, जो LI4 पॉइंट है ना एक्यूपंक्चर का, जो हाथ पे रहता है, जैसे बेसिकली ये इधर ये पॉइंट रहता है बेसिकली, ठीक है, ये जो बल्ज है इधर रहता है, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेन पॉइंट। कोई भी बॉडी में पेन हो तो हम लोग एक्यूपंक्चरिस्ट यहाँ पे नीडल डालते हैं। तो आपके केस में आप क्या कर सकते हैं, वहां छोटा कप शायद बैठे तो अच्छी बात है, नहीं बैठेगा, अगर कप नहीं भी बैठेगा तो वहां पे आप प्रिकिंग कर सकते हो, ठीक है, प्रिक कर सकते हो, या अगर कोई एक्यूपंक्चरिस्ट है तो छोटे नीडल्स आते हैं, आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। हिजामा करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपका कप बैठता है तो आप वहां पे हिजामा कर सकते हो। तो प्रिकिंग विल बी विद द ड्राई नीडलिंग वाला थिंग क्या? नहीं, प्रिकिंग विद नॉर्मल ब्लेड के साथ हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्लड बहाना है क्या, मतलब थोड़ा सा ब्लड बाहर आए तो दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब वहां पे कंजेशन और एनर्जी रिलीज हो जाती है। एंड काफी लोग हाथ से भी प्रेस करते हैं, मतलब थंब से वो पार्ट को प्रेस करके वो आप भी सिर्फ कर हाथ सकते से भी हैं। प्रेस करोगे तो आपका पेन कम हो जाता है, तो ये तो एक्यूप्रेशर हो गया, समझ रहे? ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। बट ब्लेड्स यूज करने का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना वो एरिया में? नहीं, वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको करते हो तो। ओके, थैंक यू। ओके फाइजा, ओके शेख आसमा, आप सवाल है आपका, 1 मिनट बाकी है। सर, मैं पोलियो पेशेंट को ना डेली मसाज करके ड्राई कपिंग कर रही हूँ सर, उनको बेटर फील हो रहा है सर, मतलब थोड़ा पेन्स पूरे रिलीफ हो रहे हैं। क्या मैं डेली कर सकती हूँ उनके ऊपर? 3 दिन में एक बार, डेली उनको हैबिट लग जाएगी, तो 3 दिन में एक बार। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन। आई होप आप लोग को ये सेशन आपका प्रोडक्टिव गया हो, आपका जो टाइम था आप लोग ने सही तरीके से उसको यूटिलाइज किया हो। सो आई विल अपलोड दिस सेशन इंशाल्लाह, एंड इस तरीके के सेशन होते रहेंगे आगे भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक थैंक यू सर।